आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। हर सियासी दल चुनावी नफा नुकसान की आईने में अपने दांव को परखता है, उसके बाद ही कोई कदम आगे बढ़ाता है। फिर भी जरूरी नहीं कि ये कदम राजनीतिक तौर पर फायदे की गारंटी साबित हो। नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद भाजपा विरोध की सियासत नए बदलाव की राह पर है। आज अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के उस बयान का समर्थन कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां जो विपक्षी दल मजबूत है वहां कांग्रेस उसका समर्थन करे और बदले में जहां कांग्रेस मजबूत होगी वहां हम उसका समर्थन करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दीदी के समर्थन में दिए गए ताजा बयान ने 2024 की लड़ाई का एक नया ट्रेलर सामने ला दिया है। आज बात तो चुभेगी में इस बड़ी खबर के साथ ही सियासत की हर चुभने वाली खबर का मैं करूंगी पूरा विश्लेषण, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। तो अखिलेश यादव ने नए राजनीतिक प्रयोग का इशारा कर दिया है। हर चुनाव में उनके प्रयोग सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से अखिलेश का हर दांव नाकाम साबित हुआ है। ऐसे में 2024 के चुनाव की रणनीति को लेकर कांग्रेस के लिए नरम तेवर दिखाकर सपा अध्यक्ष ने बड़ा इशारा कर दिया है। What we have already calculated. Let them fight, we will give support, no, nothing is wrong. But they have to see that they have to support the other political party also. कन्नौज से कोलकाता वाणी। जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा के खिलाफ सपा का ममता प्लान। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले। निकाय चुनाव की हार को लेकर भाजपा पर प्रहार। जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कन्नौज में नंगा नाच किया, ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मुझे, जितना नंगा नाच लोकतंत्र में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने यहां किया। आधार कार्ड का हवाला, चुनाव पर उठाए सवाल। आधार नकली नहीं बन सकता। अगर एक व्यक्ति की पहचान है तो वो पहचान दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता है। जिस योजना पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हों, उस योजना के धज्जियां उड़ा दी गई हों और फर्जी आधार मिले यहाँ। किन्नरों के नाम पर सपा का अल्टीमेटम। किन्नरों ने ये संदेश दिया है कि अगर लोकतंत्र में तुम बेईमानी करोगे तो तुम्हारे लिए चाहे हमें कपड़े उतारने पड़े, चाहे डंडा लेकर के तुम्हें दौड़ाना पड़े, लोकतंत्र बचाने के लिए वो सड़कों पर दौड़ेंगे। भाजपा के खिलाफ विपक्ष का नया मेला। अखिलेश करेंगे बात तो चुभेगी। तो तीसरे मोर्चे की चर्चा हर लोकसभा चुनाव से पहले चलती है। अतीत में कई बार ये आकार भी ले चुका है, लेकिन भाजपा की मजबूत घेराबंदी के लिए विरोधी दल अब तक पूरी तरह से एकजुट नहीं और इसकी वजह सबके अपने अपने हित है। कोई भी अपनी मजबूत मौजूदगी वाले राज्य में दूसरे विरोधी दल को पांव जमाने देना नहीं चाहता और यही वजह है कि भाजपा के खिलाफ महागठबंधन की तस्वीर मुकम्मल नहीं हो पाई है। और अब अखिलेश यादव ने मध्यम मार्ग का संदेश दिया है जिस पर सियासी चर्चा तेज हो चली है।
निकाय चुनाव के प्रयोग की नाकामी से उबरकर 24 में महाविजय की नई इबारत लिखने के लिए अखिलेश यादव ने कर दिया है भाजपा को हराने के नए फॉर्मूले का ऐलान। फॉर्मूला वही है जिसे ममता बनर्जी कई बार दोहरा चुकी हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने ये बात जब कही है उस टाइमिंग की खास अहमियत है। इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि निकाय चुनाव में भाजपा से फिर पिछड़ने के बाद ये सवाल बड़ा होता जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव अपनी पुरानी लीग पर आगे बढ़ते हुए लोकसभा चुनाव का युद्ध लड़ेंगे या फिर भाजपा विरोधी तमाम दलों के साथ बैठकर एक बार फिर विचार करेंगे। इन अटकलों को अखिलेश के इस बयान ने नई हवा दे दी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब सबसे बड़ी लड़ाई राष्ट्रीय राजनीति में होने वाली है। संग्राम लोकसभा चुनाव का होगा और इसमें सबसे बड़ा मुकाबला यूपी में होना है। अब अखिलेश कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय दल जहां मजबूत हैं वो दल वहां लड़े। कांग्रेस को लेकर भी उनके तेवर पहले जितने तीखे नहीं, क्योंकि भाजपा की हार के लिए वो बार बार कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का जिक्र कर रहे हैं। समय के साथ रणनीति का बदलना नई बात नहीं। सियासी राह पर चलते हुए सत्ता से बड़ी मंजिल कुछ और नहीं होती। इसलिए अब अखिलेश के ताजा बयान को मार्च में कोलकाता के राष्ट्रीय महाधिवेशन में दिए गए बयान से अलग माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के साथ महागठबंधन की चर्चा से साफ इनकार कर दिया था। जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं, तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करें कि उनकी भूमिका क्या होगी। अब सपा अध्यक्ष का सुर पहले से कुछ अलग है। अखिलेश ने ये भी कहा है कि वो हार की समीक्षा में जुटे हैं और हर वजह की पड़ताल होगी। एक तरफ अखिलेश यादव के नए प्रयोग का इशारा चर्चा में है, तो दूसरी ओर पार्टी के दिग्गज नेता रामजीलाल सुमन ने बड़ा बयान दे डाला है। पार्टी की लगातार हो रही हार पर उन्होंने महामंथन की जरूरत बताई है। ऐसा है, पूरा पार्टी नेतृत्व बैठे विशुद्ध वैज्ञानिक तरीके से हम समीक्षा करें कि आगे आने वाले समय में अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस पर हम विचार करेंगे और विचार नहीं इसको क्रियान्वित करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। अभी तो 2 दिन हुए हैं चुनाव परिणाम को, कभी कोई डिस्कशन अभी तो 2 दिन हुए हैं चुनाव परिणाम को। थोड़े दिनों बाद हम लखनऊ जाएंगे, बैठ के बात करेंगे और हम ये अपेक्षा करेंगे, उनसे कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि समीक्षा जरूर होनी चाहिए। सपा के भीतर से सामने आ रहे ऐसे बयान पार्टी में हार की मंथन की जरूरत पर लगातार जोर दे रहे हैं। वहीं भाजपा कह रही है कि अब सपा को जनता दोबारा मौका देने वाली नहीं है और 2024 में 80 में से 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलकर रहेगा। समाजवादी पार्टी का ये आरोप लगाना कि ये नकली जीत है, ये फर्जी जीत है, मेरे ख्याल से श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी की हार की समीक्षा ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत को नकली बता दिया। मेरे ख्याल से ये किसी भी सूरत में उचित नहीं है। और दूसरी ओर श्री अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि 15 जिलों में भाजपा का खाता नहीं खुला। अगर नकली जीत होती तो जिन जिलों में खाता नहीं खुला वहां भी आप सीट जीत सकते थे। समाजवादी पार्टी मजबूती से चट्टान की तरीके से लड़ी है और समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी ने शासन सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की सारी संस्थाओं को खत्म करके निर्वाचन आयोग मूक बना रहा। जीते हुए हमारे प्रत्याशियों को हरा के भेजा गया है और ये बेईमानी से जीते हैं। कितनी नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत और सभासद और पार्षदों को जबरदस्ती हराया गया। साफ है कि यूपी में निकाय चुनाव में लगे करारे झटके के बाद सपा की कोशिश भाजपा के खिलाफ हर बाहुबली कार्ड के इस्तेमाल की है, जिससे फाइनल मुकाबले में भाजपा को बड़े से बड़ा झटका दिया जा सके। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो यूपी की जमीन पर जिसने रेस जीत ली वो लोकसभा चुनाव में सबसे आगे निकल सकता है और यही वजह है कि भाजपा ने मिशन 80 का लक्ष्य तय कर रखा है। तो विरोधी दलों का दावा है कि वे भाजपा के सपने को कभी पूरा नहीं होने देंगे और इस बीच भाजपा ने लोकसभा चुनाव के प्रचार का अभी से शंखनाद करने का इशारा दे डाला है।
पीएम मोदी राज्य में 3 सभाएं कर सकते हैं और अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री यूपी के हर कोने कोने तक अगले साल के चुनाव को लेकर बाहुबली संदेश पहुंचाने वाले हैं। इससे विरोधी दल सावधान हो गए। यूपी के निकाय चुनाव में जीत मिलने और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद भाजपा सतर्क हो गई है। यही वजह है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी तेज कर दी है और इस बार भी भाजपा के एजेंडे में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। यूपी के रण को भेदने के लिए खुद पीएम मोदी जमीन पर उतरने वाले हैं। जुलाई या फिर अगस्त से पीएम मोदी का यूपी दौरा शुरू होगा। इसके बाद हर महीने पीएम मोदी यूपी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी जब भी यूपी आएंगे, परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी और अवध से बुंदेलखंड तक को नापेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी लगातार यूपी का दौरा करते रहेंगे। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और जिस तरह भाजपा ने नगर निगम के चुनाव में क्लीन स्वीप किया, उसी तरह लोकसभा की सभी 80 सीटों को जीतने की तैयारी है, क्योंकि देश के बाकी हिस्सों में अगर कहीं कोई ऊंच नीच हो तो उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश में की जा सके। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मुख्य विपक्षी दल हैं, उनकी स्थिति इस चुनाव में निर्दलियों से भी ज्यादा बदतर हो गई है। नगर पालिकाओं में समाजवादी पार्टी केवल 8 स्थानों पर अपने सिंबल पर जीत पाई है। बहुजन समाजवादी पार्टी केवल 1 स्थान पर जीत पाई है और समाजवादी पार्टी जो नगर पंचायतें हैं, नगर पंचायतों की स्टैटिस्टिक्स भी अमूमन हमारे फेवर में नहीं रहती है। कुछ ही दिनों में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने वाले हैं। इसे लेकर भी पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी की यूपी में रैली होने वाली है। लोकसभा चुनाव में भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस उन 14 सीटों पर रहने वाला है जहां 2019 के चुनाव में उसे हार मिली थी। 2019 में हारी हुई 14 सीटों पर अमित शाह और जेपी नड्डा के कार्यक्रम करवाए जाएंगे। सबसे ज्यादा कोशिश दलित और पिछड़ों के बीच पकड़ मजबूत करने की होगी। इसके अलावा प्रचार, चुनाव प्रबंधन समेत कई मुद्दों पर रणनीति तैयार की जाएगी। भाजपा के मौजूदा सांसदों के बारे में जमीनी फीडबैक जुटाने के साथ ही बदले राजनीतिक समीकरण में संभावित प्रत्याशियों की तलाश का काम भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अमित शाह और जेपी नड्डा की देखरेख में चुनावी सर्वे भी करवाया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा तैयारी इस बात की है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। माना जा रहा है कि जून या फिर जुलाई में पीएम मोदी दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का उद्घाटन कर सकते हैं। इसके बाद अगस्त या सितंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पीएम शामिल होंगे। आगरा में मेट्रो ट्रेन के संचालन के दौरान भी मोदी शामिल हो सकते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण कार्यक्रम में भी पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद जब जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा, तब भी पीएम मौजूद रहेंगे। और जनवरी में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने मंदिर में रामलला पूजन की शुरुआत के कार्यक्रम में भी पीएम मोदी के शामिल होने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन वर्क करती है। चुनाव हर वर्ष आते चले जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है। निकाय चुनाव समाप्त होते ही अब क्षेत्र की बैठक के माध्यम से जिले की बैठकें और फिर आगामी जो 9 वर्ष हमारे मोदी जी के हुए हैं, वो 1 महीने के कार्यक्रम, उसके बाद 2024 की तैयारी। प्रधानमंत्री के भी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कई सारे रैलियां प्रस्तावित। हाँ, मुझे लगता है कि वो जून के अंदर उनकी जो रैली प्रस्तावित है वो 100% बहुत सक्सेसफुल होंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा एक्टिव मोड में आ गई है। जून के बाद से जब भी पीएम मोदी यूपी की सियासी जमीन पर पहुंचेंगे, विरोधियों पर जमकर बरसते दिखाई देंगे और विरोधियों पर हमले की सबसे बड़ी तस्वीर उस वक्त सामने आएगी जब राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में पूजा की शुरुआत होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो कर्नाटक के चुनावी नतीजों के बाद ये साफ इशारा सामने आ रहा है कि 2024 की चुनावी लड़ाई में बुनियादी मुद्दों की बड़ी भूमिका होगी। रोटी कपड़ा मकान की सबसे ज्यादा चर्चा होगी और इसलिए भाजपा सरकार ने रोजगार के मोर्चे पर अपनी चाल को तेज कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम ने कहा कि पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को प्राथमिकता दी है।
2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की कोशिश महंगाई और बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की है। ये मुद्दे जितना बड़ा आकार लेंगे, भाजपा सरकार के लिए मुसीबत का दायरा उतना ही बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि योगी सरकार हो या फिर मोदी सरकार, वक्त वक्त पर रोजगार देने पर अपनी पीठ थपथपाती है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने इस बार 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम ने कहा कि पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने और ज्यादा पारदर्शी करने के साथ साथ निष्पक्ष बनाने को प्राथमिकता दी है। भारत सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारों में इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पीएम ने जिन 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, उनमें 1,000 से ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश के हैं। यूपी के भी 5 शहरों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इन शहरों में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। लखनऊ में स्मृति ईरानी ने युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। लखनऊ में 330, मुरादाबाद में 250 और आगरा में 321 युवाओं को लेटर मिले, जबकि वाराणसी में 100 और गोरखपुर में 25 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। आज ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके आदेश अनुसार 334 विविध विभागों के कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र दे पाई हूँ। 10 विभाग, चाहे वो भारतीय रेल सर्विस हो, चाहे वो भारतीय डाक विभाग हो, चाहे वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, अथवा एम्स रायबरेली में नियुक्त 30 से ज्यादा हमारे अभ्यर्थी। मोदी सरकार का वादा है कि 2023 के आखिर तक 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष पूछता है कि जब वादा हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का था, तो यह आंकड़ा बदल क्यों दिया गया? वहीं आगरा में भी रोजगार मेला आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मौजूद रहे। 3,60,000 से ज्यादा हो चुकी हैं अक्टूबर के बाद, और दिसंबर तक टारगेट 10 लाख का है। शायद इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होगा केंद्र सरकार में सभी पद भरे हुए होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है, और उस समय हिंदुस्तान में नौकरियों का, सरकारी नौकरियों का सर्जन भी रहा, प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा चल रहा है, तो इकोनॉमी के हालात बहुत अच्छे हैं। तो बहुत बदलाव है देश के अंदर। देश के अलग अलग शहरों के साथ गोरखपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें 150 युवक युवतियों को डाक विभाग सहित रेलवे में नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया। यहाँ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अजय टेली मौजूद रहे। हमारे ऐसे नौजवान जो अलग अलग क्षेत्रों में सर्विसेज में आए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट और मंत्रालयों के, तो वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश में अपनी योग्यता और क्षमता से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करेंगे, और निश्चित रूप से उनके लिए भी ये दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। उनको एक अवसर मिला है, देश का अमृत काल चल रहा है और देश इस समय बहुत तेजी से विकसित भी हो रहा है। केंद्र सरकार वक्त वक्त पर हजारों की संख्या में रोजगार के नियुक्ति पत्र बांटकर अपनी पीठ जरूर थपथपाती है, लेकिन विपक्ष उसे पुराने आंकड़ों पर खींच लाता है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी जी, आप बहुत झूठ बोलते हैं। कांग्रेस ने हर साल 2 करोड़ नौकरी को जुमला बताते हुए हमला बोला और दावा किया कि 2014 से 2022 तक 22 करोड़ लोगों के आवेदन आए, जिसमें से 1% को भी भाजपा सरकार नौकरी नहीं दे पाई। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव खत्म होने के बाद हर दल के दिग्गज गुनागणित में लगे हैं। इस बात का हिसाब किताब लगाया जा रहा है कि आखिर जहां झटका लगा उसके पीछे कौन सी वजह थी। एक तरफ जीत से लेकर हार तक की समीक्षा हो रही है, तो दूसरी तरफ जमानत जब्त होने वाले आंकड़ों की अपनी अलग कहानी है। हर दल को कई सीटों पर जमानत बचाने की चुनौती से 2-4 होना पड़ा है। निकाय चुनाव में इस बार भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। एक तरफ जहां सभी 17 नगर निगमों में भगवा लहराया, तो विरोधियों को जबरदस्त चोट भी दी। निकाय के इस रण में जनता ने न सिर्फ गैर भाजपा दलों को झटका दिया, बल्कि जमानत तक जब्त करवा दी।
17 नगर निगम में मेयर पद के लिए 193 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से सिर्फ 15 प्रत्याशी ही अपनी जमानत बचा पाए, जबकि 161 प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। गाजियाबाद, मथुरा और झांसी में हारा हुआ कोई भी प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाया। निकाय चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भाजपा ने सभी 17 नगर निगम में महापौर की सीट पर कब्जा किया। पिछले चुनाव में बसपा के खाते में रही मेरठ और अलीगढ़ सीट को भी भाजपा ने हथिया लिया। प्रदेश के सभी 17 नगर निगम में इस बार कुल 193 मेयर के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से मात्र 15 ही अपनी जमानत बचा सके। 161 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। गाजियाबाद, मथुरा और झांसी तो ऐसे नगर निगम रहे जहां पर कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाया। कुछ नगर निगम ऐसे रहे जहां दूसरे नंबर पर आने वाले प्रत्याशियों की जमानत बच गई, जबकि अधिकतर जगह ऐसी रही जहां तीसरे नंबर पर आने वाले प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। राजधानी लखनऊ में 13 प्रत्याशियों ने महापौर पद का चुनाव लड़ा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही। इसके अलावा बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत 11 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। ये आंकड़े ही फर्जी हैं। और कौन आंकड़े बनाया, कौन से आंकड़े आपको मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, ये आंकड़े फर्जी हैं। जमानत तो बीजेपी की जब्त हुई है। 3706 लोगों की जमानत जब्त हुई है बीजेपी के प्रत्याशियों की। और समाजवादी पार्टी मजबूती से चट्टान की तरीके से लड़ी है। सारी विपक्षी पार्टियां, जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं सत्ता पक्ष के जो अगेंस्ट हैं, उनमें सब में डर बैठ गया कि कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से ग्राफ उठ रहा है उससे एक तरह की हलचल मची हुई है। आप देखिए कि 4 नगर निगम के ऐसी सीट्स थी जहां पर हम सेकंड नंबर पर रहे, और इसके साथ में जो प्रदर्शन रहा, मैं मानती हूँ कि उस तरह का प्रदर्शन नहीं हम कर पाए। उसमें हमें थोड़ा सा जो कमियां रह गई हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है। प्रयागराज में मेयर पद के लिए 21 प्रत्याशी खड़े थे। इसमें भी सपा दूसरे नंबर पर रही, जबकि बाकी के 19 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। मेरठ में 15 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें भाजपा जीती और जमानत बचाने में सिर्फ AIMIM और सपा के प्रत्याशी ही कामयाब हुए। जो बसपा पिछली बार मेरठ में जीती थी, वो इस बार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। बहुजन समाज पार्टी का जन आधार खत्म हो गया है और वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी ने नगर निकाय के चुनाव लड़ने का ताकत से काम किया है। मेयर पद के लिए अधिकतर जगह सपा, बसपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। अगर पार्टीवार स्थिति देखें तो भाजपा ने कुल 10,814 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। इनमें से 3,706 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई, जो कि 34.27% है। सपा ने 5,232 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। इनमें 2,544 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, जो कि 48.62% है। बसपा ने निकाय चुनाव में 3,785 प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 2,431 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, जो 64.22% है। इसी तरह कांग्रेस ने 2,994 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। इनमें से 2,345 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई, जो कि 78.33% है। यानी सपा हो या कांग्रेस, बसपा हो या भाजपा, सबके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। जिन जगहों पर भाजपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है, वहां भाजपा के बागियों की अहम भूमिका रही। यही वजह है कि पार्टी ने जिला अध्यक्षों से निकाय चुनाव से जुड़ी रिपोर्ट मांगी है। चुनाव में भीतरघात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कई सांसदों और विधायकों के खिलाफ भी पार्टी तक शिकायत पहुंची है। पार्टी ने सभी 98 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों से रिपोर्ट तलब की है। परेशानी इस बात की है कि कई मंत्रियों के गढ़ में विरोधी जीत गए हैं। ऐसे में पार्टी प्रत्याशियों की हार के बाद सवाल बड़े हो रहे हैं। ये चर्चा तेज हो गई है कि कई सांसदों और विधायकों ने न सिर्फ अपने परिजनों और करीबियों को रणनीति के तहत चुनाव लड़वाया, बल्कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की हार के लिए पर्दे के पीछे से पूरी ताकत भी लगाई। कई विधायक तो चुनाव आते ही बीमारी का बहाना बनाकर निष्क्रिय हो गए। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को नहीं जिता पाए। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के इलाके में भाजपा चुनाव हार गई। भाजपा सांसद रेखा वर्मा राजकुमार चाहत के इलाके में भी
भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के क्षेत्र में भी भाजपा हार गई। मंत्री सुरेश खन्ना, जितिन प्रसाद और जेपीएस राठौर के क्षेत्र में भी भाजपा को झटका लगा। मंत्री राकेश सचान के इलाके में भी भाजपा का प्रत्याशी हार गया। इसी तरह मंत्री जसवंत सैनी के इलाके में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, राज्य मंत्री केपी मलिक के क्षेत्र में भी भाजपा हार गई। कई विधायक भी ऐसे रहे जिनके क्षेत्र में भाजपा को करारा झटका लगा। अब मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के क्षेत्र में भाजपा क्यों हारी, ये पार्टी के लिए बड़ा सवाल है, क्योंकि सामने 24 का चुनाव है और थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कानपुर नगर निगम के चुनाव में अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने यहां जमकर पसीना बहाया था। उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी वंदना वाजपेयी के लिए रोड शो तक किया था। वंदना वाजपेयी सपा के विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी है। वंदना की हार के बाद अमिताभ वाजपेयी का एक बयान इन दिनों चर्चा में है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि मेरी पत्नी मेयर का चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने पर चुनाव लड़ा और अब अटकलें तेज हैं कि इस बयान का मतलब हार की जिम्मेदारी से हार झटकने की कोशिश है या कुछ और। कानपुर में अखिलेश यादव ने रैली की, डिंपल यादव ने ताकत लगाई, लेकिन निकाय चुनाव में पार्टी विधायक की पत्नी को जिता नहीं पाए। इस बीच सपा की हारी हुई मेयर प्रत्याशी के पति और सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का बयान तेजी से वायरल है। वाजपेयी का दावा है कि उनकी पत्नी कानपुर से मेयर का चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, सिर्फ अखिलेश यादव के कहने पर ही उन्होंने ये चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी से हम लोगों ने वो मुकाम हासिल किया है जो इसके पहले समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया। ये सही है कि ये चुनाव जो मेयर का चुनाव है ये हम लड़ना नहीं चाहते थे, ना ही मेरी पत्नी लड़ना चाहती थी। लेकिन हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के निर्देश का पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश हुआ कि आपकी पत्नी को चुनाव लड़ना है, तो हमारी पत्नी ने चुनाव लड़ा और पूरी हिम्मत के साथ लड़ा। हमने कहीं पूरे चुनाव में कोई नेगेटिविटी नहीं आने दी, हमने अपने हौसले में कोई कमी नहीं आने दी। चुनौतियों का ज्ञान हमको भी है। हालांकि वंदना वाजपेयी को लड़वाने से सपा को कानपुर में फायदा जरूर हुआ, क्योंकि इससे पहले कभी भी मेयर के चुनाव में सपा दूसरे नंबर पर नहीं रही थी। हर बार कांग्रेस ही इस स्थिति में दिखाई देती थी और पुरानी परिस्थिति को सपा ने अब बदल दिया है, जबकि कई वार्ड ऐसे रहे जहां सपा को बसपा, कांग्रेस और ओवैसी के प्रत्याशियों से जूझना पड़ा। हमें खुशी है कि हमारे लोगों ने पूरे मनोबल से, पूरे हौसले से इस चुनाव को लड़ा और हम लोग उस लड़ाई में आए जब पूरे शहर ने मान लिया कि चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। हजारों की संख्या में बधाई, शुभकामनाएं आ गई, बहुत सारे अधिकारी नमस्ते कर गए। इससे लगा कि चुनाव हम लोग जीत भी सकते हैं। हालांकि जो चुनौतियां थी उनका ज्ञान हमको भली बात था। एक तो चूंकि ये मेयर का चुनाव था, साथ में पार्षदों का चुनाव भी था। हमारी 110 पार्षदों की तैयारी मजबूत नहीं थी और आखिरी समय पर टिकट होने के कारण उसको बदलने की ताकत हमें भी नहीं थी। जो था सो था। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश कानपुर में किसी और प्रत्याशी को उतारते तो हालात बदल सकते थे, क्योंकि हर चुनाव हारने के बाद पार्टी के भीतर से ही अखिलेश की रणनीति पर सवाल उठने लगते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर अखिलेश को नसीहत दे डाली है। हाँ, इतना ये सही है कि हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि भविष्य में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। इस पर पार्टी को जरूर विचार करना चाहिए। कैसे बेहतर करेगी, कुछ है रोड मैप? ऐसा है, पूरा पार्टी नेतृत्व बैठे विशुद्ध वैज्ञानिक तरीके से हम समीक्षा करें कि आगे आने वाले समय में अच्छा कैसे कर सकते हैं। अब सवाल 24 का है और सियासत का संकेत ये कि सपा और कांग्रेस अगर साथ आती हैं तो हालात कुछ हद तक बदल सकते हैं, क्योंकि एक सवाल अगर सपा के सामने है तो दूसरा सवाल कांग्रेस के सामने भी है। कानपुर में कांग्रेस ही हमेशा से भाजपा को टक्कर देती आई है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पार्टी के प्रत्याशी की जमानत ही जब्त हो गई। कानपुर में जो सिनेरियो मेयर के इलेक्शन का बनता रहा है अब तक और पार्लियामेंट के इलेक्शन का बनता रहा है, वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का बनता रहा। आप जरा सोचिए कि जिस कानपुर की सीट पर 3 बार लगातार जायसवाल जीते, श्री प्रकाश जायसवाल, और वो 10 साल तक मंत्री रहे, गृह राज्य मंत्री रहे, कोल मंत्री रहे, और वहाँ से फिर चलो ठीक है मोदी लहर में कांग्रेस हार गई, 19 के भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई, लेकिन इन्होंने जो जीत हासिल की थी 2007 में मेयर के इलेक्शन में, उन्होंने बीजेपी की कैंडिडेट सरदार सिंह को हराया था, अनिल शर्मा जीते थे। तो ऐसा लगता था कि ये लड़ाई थोड़ा रोचक होगी,
कानपुर की सियासत बहुत हद तक अलग मानी जाती थी, क्योंकि कानपुर के कई इलाकों में कांग्रेस के मजबूत नेता अभी भी कायम हैं। लेकिन नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। तो निकाय चुनाव की हार के बाद अब सियासी दलों के भीतर एक्शन का दौर शुरू हो गया है। बसपा ने तो जिम्मेदारी तय करके अपने नेताओं पर गाज गिरानी भी शुरू कर दी है, तो भाजपा ने भी साफ कर दिया है कि अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। निकाय चुनाव के नतीजे आए और यूपी के क्षेत्रीय दलों में बगावत का तूफान एक बार फिर खड़ा हो गया। जिस मेरठ में बसपा ने 2017 में नगर निगम पर कब्जा किया था, वहां बसपा इस बार चौथे नंबर पर पहुंच गई। नतीजा ये हुआ कि पार्टी ने अपने मजबूत कार्यकर्ताओं पर ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। 18 मई को होने वाली बैठक से पहले मायावती ने एक बड़ा संदेश दिया है। दरअसल बसपा ने पूर्व मंत्री और मेरठ मंडल के प्रभारी रहे प्रशांत गौतम को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रशांत गौतम को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता का दोषी माना गया है। मायावती की इस कार्रवाई से साफ है कि वो लखनऊ में होने वाली बैठक से पहले बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। ये संदेश ऐसे नेताओं के लिए है जो पार्टी के लिए मजबूती से काम नहीं कर रहे। प्रशांत गौतम के निष्कासन से मेरठ ही नहीं, पश्चिमी यूपी के बसपा नेताओं में खलबली मची है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब अगला नंबर किसका है। जो माननीय बहन जी का आदेश हो वो हमें मान्य है, और कार्रवाई की तो अभी समीक्षा चल रही है। जो भी माननीय बहन जी का आदेश होगा वो हमें स्वीकार होगा। अच्छा, वो स्वीकार होगा। किस वजह से कार्रवाई की गई है? अभी इतना डिटेल में जानकारी नहीं है, लेकिन अभी समीक्षा चल रही है। तो अभी माननीय बहन जी ने 18 तारीख को मीटिंग बुलाई है। जो भी समीक्षा होगी उस आधार पर माननीय बहन जी हमको बताएंगे। प्रशांत गौतम को बसपा ने पार्टी से क्यों निकाला, ये समझना भी जरूरी है। दरअसल 2017 के निकाय चुनाव में बसपा के टिकट पर सुनीता वर्मा महापौर बनी थी। बसपा को यहाँ करीब 2,38,000 वोट मिले थे और दलित मुस्लिम गठबंधन के सहारे बसपा की नैया पार लगी थी। लेकिन 2023 में बसपा का ग्राफ इतना गिर गया कि दलित मुस्लिम गठजोड़ उनसे बिखर कर रह गया। जीत तो दूर, बसपा प्रत्याशी हशमत मलिक की जमानत तक जब्त हो गई। पार्टी को सिर्फ 54,000 ही वोट मिले और वो चौथे नंबर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, 2017 में बसपा के 25 नगर निगम पार्षद जीते थे, लेकिन इस बार ये संख्या घटकर सिर्फ 6 रह गई। मायावती के गुस्से की वजह ये भी है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM दूसरे स्थान पर पहुंच गई। यानी ओवैसी ने मेरठ में मजबूती से मायावती का रास्ता रोक दिया और 1,28,000 वोट लेकर मायावती ही नहीं सबको चौंका दिया। AIMIM जीत भले न पाई हो, लेकिन अपनी हार में भी वो भविष्य की जीत तलाश रही है। देखिए, ये तो जनता जनार्दन है, और जनता जब एक बार किसी को चुन लेती है और उसके बाद जो चुनाव जीत करके आवाम के लिए जो पार्टी काम नहीं करती, उसके नुमाइंदे काम नहीं कर पाते हैं, जनता उन्हें नकार देती है। ऐसे इस चुनाव में हुआ। 5 साल पहले BSP की कैंडिडेट जीती, वो BSP को छोड़ी, सपा में भागी, काम भी नहीं किया। आवाम ने उनको ठुकरा दिया और ठुकरा करके आवाम ने ये बता दिया कि हमें हमारे बीच में उन लोगों की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। एक पहलू ये भी है कि जिस प्रशांत गौतम को बसपा ने पार्टी से निष्कासित किया है, उन्होंने एक दिन पहले ही अपना इस्तीफा मायावती को भेज दिया था। प्रशांत गौतम ने पार्टी के पदाधिकारियों की कार्यशैली और मायावती के प्रचार न करने और रैली न करने पर सवाल उठाए थे। बसपा की इस हार पर भाजपा बहुत खुश है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का परचम लहराया है स्थानीय निकाय के चुनाव में, और हम सब पर अगर किसी का स्नेह और कृपा है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। बार बार ये आग्रह किया जा रहा था जनता जनार्दन से कि स्थानीय निकाय में भी आप यदि तीसरा इंजन जोड़ दोगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बन जाएंगे, तो निश्चित तौर पर विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। जनता ने हमारी उस अपील को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद कमल के फूल को अपना आशीर्वाद प्रदान किया, अपना स्नेह प्रदान किया। अब ये सवाल जरूर सियासी गलियारों में उठ रहा है कि जब CM योगी और पूर्व CM अखिलेश यादव निकाय चुनाव में सियासी मैदान में उतरे, तो भला मायावती ने दूरी क्यों बना रखी थी। हार के पीछे मायावती का प्रचार अभियान और रैली न करना एक बड़ी वजह मानी जा रही है। ये बात अलग है कि अब मायावती अपने नेताओं पर कार्रवाई का चाबुक चलाकर ये संदेश दे रही हैं कि मजबूती से 2024 की तैयारी में जुट जाओ, नहीं तो पार्टी से बाहर कर दिए जाओगे।
ये बात भी साफ है कि अब तक समाजवादी पार्टी और भाजपा से सियासी जंग लड़ने वाली मायावती को अब ओवैसी की पार्टी से भी दो हाथ करने पड़ेंगे। ये बात भी साफ है कि मेरठ में बसपा को पछाड़कर AIMIM बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है और बीएसपी के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। और अब बात गुड्डू मुस्लिम की, जो बीपी और शुगर की बीमारी से पीड़ित होने के बाद भी पुलिस से तेज दौड़ लगा रहा है। यूपी की पुलिस 5 लाख के इनामी गुड्डू को अब तक पकड़ नहीं पाई है। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का भी कुछ पता नहीं चल सका है। और इस बीच यूपी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के 3 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस को अंदेशा है कि शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम देश छोड़कर भाग सकते हैं। क्या अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन देश छोड़कर भागने की फिराक में है? क्या शाइस्ता के साथ गुड्डू मुस्लिम भी 7 समंदर पार जाने की कोशिश में है? दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम और साबिर के अलावा 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। यूपी की पुलिस अभी तक न तो शाइस्ता का कोई पता लगा पाई है और न ही बमबाज गुड्डू मुस्लिम का। यूपी पुलिस को शाइस्ता, गुड्डू, साबिर और अरमान की तलाश है। हालांकि पुलिस ने अरमान को छोड़कर बाकी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। ये लुकआउट नोटिस 1 साल के लिए जारी हुआ है। कहीं न कहीं पुलिस को भनक लगी है कि ये देश छोड़कर भाग सकते हैं। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने अतीक अहमद की पत्नी उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद 50,000 रुपए की इनामी शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट का नोटिस जारी किया है। देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अलर्ट पर कर दिया गया है। शाइस्ता परवीन के बारे में जानकारी भेजी गई है, उसकी तस्वीरें भेजी गई हैं। शाइस्ता परवीन के साथ साथ उमेश पाल आउट केस में नामजद 2 शूटर साबिर और इसके साथ साथ बमबाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ भी लुकआउट का नोटिस जारी किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के इन आरोपियों की अब तक पुलिस के पास कोई सटीक सूचना नहीं है। ऐसे में सवाल ये भी है कि कहीं ये पहले ही विदेश तो नहीं भाग चुके हैं। सवाल ये भी है कि पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के 81 दिन बाद लुकआउट नोटिस क्यों जारी किया? क्या ये नोटिस पहले जारी नहीं हो सकता था? प्रयागराज पुलिस ने केंद्र के सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक लुकआउट का सर्कुलर जारी किया है। लुकआउट सर्कुलर को ही लुकआउट नोटिस कहा जाता है और ये लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद शाइस्ता परवीन के साथ ही साथ जो शूटर साबिर है, बमबाज गुड्डू मुस्लिम है, वो विदेश नहीं भाग सकेंगे। दरअसल प्रयागराज पुलिस को इस बात की आशंका थी कि तकरीबन 80 दिनों तक पुलिस को छकाने के बाद शाइस्ता परवीन अब विदेश भाग सकती है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम है, जबकि गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर 5-5 लाख रुपए का इनाम। उधर अतीक और अशरफ की हत्या से जुड़े मामले में न्यायिक आयोग जांच के लिए प्रयागराज पहुंचा। आयोग की तैयारी करीब 60 लोगों का बयान दर्ज करवाने की है। प्रयागराज में आयोग की टीम इस बार कई दिनों तक रुकेगी, यहाँ तमाम लोगों से पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए 60 से ज़्यादा लोगों को समन जारी किया गया है। जिन लोगों को समन जारी किया गया है उसमें पुलिसकर्मी, मेडिकल स्टाफ, साथ ही साथ मौके पर मौजूद मीडिया कर्मी और इसके साथ ही अतीक और अशरफ के शवों का एक्सरे करने वाले जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, शवों का पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, उनका बयान दर्ज किया जाएगा। न्यायिक आयोग एक बार फिर घटनास्थल का मुआयना कर सकता है। हालांकि 2 बार पहले भी घटनास्थल का मुआयना किया जा चुका है। ABP गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। तो यूपी की सियासत में इस वक्त मुरादाबाद फाइल्स की हर तरफ चर्चा है। योगी सरकार ने कांग्रेस सरकार के दौरान 1980 में हुए मुरादाबाद के दंगे की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने का फैसला किया है और इस पर 24 घंटे पहले सपा ने एतराज जताया था। पार्टी के मुरादाबाद से सांसद ST हसन ने इसे जख्म पर नमक छिड़कने की कोशिश तक बता डाला। तो वहीं हसन अब योगी सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अतीत के पन्ने में दफन मुरादाबाद का दंगा। अब 43 साल बाद इस दंगे की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की तैयारी है। धूल फांकती इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का फैसला योगी सरकार का है, जिस पर सियासत गर्म है। लेकिन इस बीच मुरादाबाद के सपा सांसद
डॉक्टर एसटी हसन का एक बयान चर्चा में है, जिसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। देखिए, मैं इस फैसले को सही मानता हूँ। जनता को मालूम होना चाहिए कि सन 80 में किस तरह का जुल्म हुआ था। लोगों को मालूम होना चाहिए कि पीएसी जिन लोगों को घर से उठा के ले गई थी वो आज तक वापस क्यों नहीं लौटे। जनता को ये मालूम होना चाहिए कि दंगे की शुरुआत किस तरह से की गई। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जिन लोगों ने बेकसूर नमाजियों के ऊपर गोली चलाई थी उनमें से जेल कितने लोग गए। दिलचस्प बात यह है कि 24 घंटे पहले सपा सांसद एसटी हसन ने मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के फैसले को जख्म पर नमक छिड़कने वाला बताया था। ये नहीं कह सकता कि सही वक्त पे लिया जा रहा है या गलत वक्त पे लिया जा रहा है, लेकिन जनता को ये जानने का हक है कि उनके साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था, ये जानने का हक। उधर भाजपा सपा के सांसद एसटी हसन के ताजा बयान को सच का सामना बता रही है। जब अच्छा कदम उठाएंगे तो दूसरे भी अच्छा कदम बोलेंगे। कब तक कि ना करोगे, कभी तो हाँ करोगे। तो हम अच्छा ही काम करते हैं, इसलिए दूसरे मजबूर होते हैं उसमें ना करते हुए हाँ करने की। मुरादाबाद में 3 अगस्त 1980 को ईद की नमाज के दौरान दंगे भड़के थे, जिसमें 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। तब यूपी में वीपी सिंह की सरकार थी, वे तब कांग्रेस में थे। उस वक्त दंगे की जांच के लिए सक्सेना आयोग का गठन किया गया था। दंगे की रिपोर्ट में कई गंभीर सवाल खड़े किए गए थे। कहा गया कि ये रिपोर्ट तब की सरकार के लिए इतनी चुनौती भरी थी कि इसे सार्वजनिक करने का साहस नहीं दिखाया जा सका। अब योगी सरकार इसे सार्वजनिक करने की तैयारी में है। तो 80 में जो हुआ था अभी तक क्यों नहीं किया गया? एक रिपोर्ट को सदन के पटल पे क्यों नहीं रखा गया? ये संवैधानिक हक है। तो प्रश्न यही उठता है कि संवैधानिक हक पे आप लोग क्यों नहीं पटल पे रखा, सार्वजनिक क्यों नहीं करा? और सबको पता है दोषी कौन है। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई है, मगर आपकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है कि नाम उस समाज से है तो आप उसको सामने ही नहीं रखोगे क्योंकि आपको लगता है वो गलत हो जाएगा। तो तुष्टीकरण बंद करो, जो न्याय है न्याय की तरह जीने दो। अब सवाल ये है कि 24 घंटे के भीतर आखिर सपा के सुर कैसे बदल गए। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में मौजूद पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे कराने की मांग पर अब अदालत सहमत हो गई है। वाराणसी की जिला अदालत ने इस मामले में ज्ञानवापी मस्जिद समिति को 19 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 मई को। ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर की एएसआई से सर्वे कराने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। वाराणसी कोर्ट में अब 19 मई को मुस्लिम पक्ष इस पर आपत्ति दाखिल करेगा। वहीं 22 मई को दोनों पक्षों की दलीलों पर अदालत में सुनवाई होनी है। इससे पहले अदालत के आदेश पर कोर्ट कमीशन ने परिसर का सर्वे किया था, जिसमें मिले काले पत्थर को मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा तो हिंदू पक्ष ने शिवलिंग बताया था। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके साइंटिफिक सर्वे की जांच की मांग को मान लिया और एएसआई को इस सर्वे के निर्देश दिए। इसके ठीक बाद वाराणसी की जिला कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे की मांग की गई। परिसर की एएसआई जांच कराई जाए, खसरा नंबर 9130 की एएसआई जांच कराई जाए। इस मांग में मूलतः हमने ये मांगा कि जो तथाकथित मस्जिद है उसके वेस्टर्न वॉल की जांच हो। जो तथाकथित मस्जिद है उसके जो 3 गुंबद हैं उसके नीचे हिंदू मंदिर का गुंबद है, हिंदू मंदिर का शिखर है, उसकी जांच की जाए। पूरे परिसर का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए सर्वेक्षण हो। हिंदू पक्ष की माने तो एएसआई सर्वे से परिसर में मौजूद हर चीज की ठोस जानकारी मिल पाएगी। यहाँ की दीवारें, दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियाँ और बाकी सारी चीजें कितनी पुरानी हैं, इसका पूरा डेटा सामने आ जाएगा। पिछले साल मई में कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान पूरे परिसर का सर्वे हुआ था। अब हिंदू पक्ष वैज्ञानिक सर्वे चाहता है, जिस पर अदालत में सुनवाई होनी है। जो 3 गुंबद हैं उसके नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए उसका सर्वे किया जाए। और आज इस पूरी एप्लीकेशन को सुनने के बाद ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने अंजुमन इंतजामिया को, राज्य सरकार को यह आदेश पारित किया है कि वो 19 मई तक अपनी रिटर्न आपत्ति दाखिल कर दें और इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई है।
अब 19 मई को मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस मामले में अलग से याचिका दाखिल कर सर्वे की नई मांग का विरोध किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि वाराणसी की जिला कोर्ट ने तब इस याचिका को मंजूर किया है, जबकि ठीक साल भर पहले 16 मई 2022 को ज्ञानवापी परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग मिला था। अब साल भर बाद ज्ञानवापी एक नई याचिका को लेकर चर्चा में है, लेकिन मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे का दो टूक विरोध कर रहा है। हाँ, ये राकेश सिंह वाले केस है और 2 और केसेस में एप्लीकेशन इस आशय के दिए गए हैं, जबकि आज कोई डेट नहीं थी। एक्सपेडाइट एप्लीकेशन के लिए के साथ दिया गया है। उस पर हम लोगों ने कॉपी की मांग की है और ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए समय की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने 19 तारीख तक ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए और 22 को डिस्पोजल के लिए तिथि निर्धारित किया है। अब सबकी नजरें 19 मई पर टिकी हैं, जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नवीन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट के साथ बात तो चुभेगी में आज के लिए बस। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।